चलो आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल मैथमेटिकल डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का मालूम है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ सर। तो ये तो सबको पता है। करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? स्केलर। स्केलर है। क्यों स्केलर है? इसमें तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। तो शायद उसका डायरेक्शन पहले से डिफाइंड है ना, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो करेगा। नहीं। और कोई? और उसका रिजल्टेंट वेक्टर सम नहीं होता और अलजेब्रिक। एग्जैक्टली। So despite having both magnitude and direction, electric current doesn't follow vector algebra। जैसे 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर मिलके हमेशा 5 एम्पियर ही होगा, चाहे वायर कहीं से आए, कितने भी एंगल पे। समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर। So second thing is it's a scalar quantity। क्यों? As it doesn't follow vector algebra। कोई डाउट? नहीं सर। ये फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? डिराइव्ड है ना सर? डिराइव्ड है, नहीं फंडामेंटल है। फंडामेंटल बताया था एक बार अच्छे से आप। हाँ सर। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अरे हाँ सर। ये डेफिनेशन से सुनने में लगता है कि चार्ज फंडामेंटल होगा और ये डिराइव्ड होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये फंडामेंटल है और चार्ज डिराइव्ड है। ठीक है? यस सर। तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर है। एम्पियर। सिंबल में कैपिटल ए। तो ये सब बेसिक चीजें तो इलेक्ट्रिक करंट को लेकर आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज ये एक कंडक्टर है। थोड़ा सा इस थ्योरी ऑफ कंडक्टर को समझो। कंडक्टर्स में क्या होता है? खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो मालूम है। बोलो। यस सर। यस। और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, है ना? तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम मोशन में है। अब अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, मतलब यही कंडक्टर, सब कुछ यही है। ब्लू कलर। सपोज इसको एक बैटरी से हम ज्वाइन कर देते हैं। बैटरी से ज्वाइन करने का मतलब ये हुआ
यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हायर पोटेंशियल पर होगा ये वाला सेक्शन, और ये वाला सेक्शन लोअर पोटेंशियल पर होगा ऐसा। यस सर। अच्छा, तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हायर टू लोअर पोटेंशियल होगा। बोलो। यस यस सर। तो कंडक्टर के अंदर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यस सर। यस तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सारे इलेक्ट्रॉन्स में मोशन स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। अब ये सब जो रैंडमली इधर उधर जा रहे थे ये सब इस तरह के एक स्ट्रेट लाइन मोशन में आ जाएंगे। मतलब इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ ऐसा होगा होगा। हाँ सर। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा है ना। यस ये जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है ये जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है यही करंट है फंडामेंटली, हाँ या ना। हाँ सर। और Yes. ये जो नेगेटिव चार्ज का फ्लो है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कॉमन सेंस है। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो। नो। No. इतना पहले जल्दी से कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. पक्का? Yes. तुम लोगों में से किसी ने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं, और ये होमवर्क है, सोचना, आंसर नहीं बताऊंगा मैं। तुम्हें पूछना चाहिए था कि सर आपने ही सिखाया है कि कंडक्टर के अंदर तो फील्ड होता ही नहीं है। हाँ सर, हाँ। है ना, मैंने ही सिखाया है, सही बात है। फिर बोलोगे कि सर आप ही ने सिखाया है कि कंडक्टर के अंदर, मतलब कंडक्टर का पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। मैंने ही सिखाया है ना। हाँ सर। कंडक्टर के अंदर अगर फील्ड 0 है, यानी कि कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा। मैंने सिखाया है ना। हाँ सर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोई भी एक कंडक्टर के दो एंड पर या किसी भी दो पॉइंट पर डिफरेंट पोटेंशियल कहां से आएगा? तो इसका मतलब दुनिया में कहीं करंट फ्लो ही नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन नहीं बोलो, क्वेश्चन, डाउट, जो भी इसका नाम दे दो। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? बोलो। यस सर। तो ये कंफ्यूजन तो आपको होना चाहिए था। आप लोग तो मस्ती में सब कह रहे हैं सब सही चल रहा है लाइफ, है ना। हाँ सर। कुछ तो झोल है, कोई तो फिरकी ले रहा है। सोचना सोचना, इसके बारे में सोचना, सोचने के बाद मुझे भी बताना। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तुम लोग पूछते नहीं हो, तुम लोगों को चीजें एज इट इज लेने की आदत है, लेकिन ये तो फंडामेंटल डिफरेंस दिख रहा है। थोड़ी ऐसा भी नहीं कि बहुत दिन पहले सिखाया मैंने, अभी अभी सिखाया था, है ना। हाँ सर। तो इतना तो सोचना बनता है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ड्रिफ्ट स्पीड। एंड करंट डेंसिटी। दूसरा एक और चीज आप लोगों ने नहीं सोचा और न पूछा, आराम से बैठे रहे। डाउट होना चाहिए था, तो पहले मैं आपके बदले डाउट पूछ लेता हूँ। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पर अगर फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पर अगर फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होगा। हाँ सर। मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती रहेगी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ता रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते रहना चाहिए। तो कांस्टेंट बैटरी से करंट इंक्रीज होता रहना चाहिए हमेशा, कांस्टेंट आ ही नहीं सकता। हाँ सर, अच्छी बात है। ये भी नहीं पूछा आपने, आप लोगों को लगा सही चल रहा है, सर ने बैटरी लगा दिया, अब तो करंट फ्लो करेगा, है ना। तो ये एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, ऐसा होता है। सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रॉन को तो किसी ने नहीं देखा, हाँ सर। है ना। ये सब जो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम हो रहा था कहीं भी ऐसा वैसा, अप टू सम एक्सटेंट ये एक हाइपोथेसिस है, बिकॉज फिजिकली इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा नहीं, किसी माइक्रोस्कोप से या किसी भी चीज से इस एंटिटी को किसी ने देखा नहीं,
तो इसके मोशन को कहाँ से देखेगा? तो इसका मोशन जो रैंडम मोशन हम लोग बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं एक हाइपोथेसिस है, हाँ या ना? यस। अच्छा, ठीक है। बैटरी लगाने पर करंट कांस्टेंट फ्लो होता है, ये एक फैक्ट है। ये तो एमीटर में दिखता है 2 एम्पियर 3 एम्पियर कितने का करंट है। हाँ तो इसका मतलब है जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि हमने कंडक्टर के दोनों एंड पर पोटेंशियल अलग अलग दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो करंट का रैंडम मोशन एकदम लिनियर मोशन में कन्वर्ट हुआ और मोशन हो रहा है। चीजें इतनी आसान नहीं है, ये तो पक्का है। अंदर और भी बहुत कुछ हो रहा होगा जो एज अ ब्लैक बॉक्स हमें दिख नहीं रहा है, हमें सिर्फ एक करंट की रीडिंग दिख रही है ऐसा? हाँ सर। हाँ सर, होना तो चाहिए। हाँ, तो इसके अंदर जो भी चल रहा है, अगेन मैं फिर कहता हूँ, उसको अगर मैं पढ़ाने बैठूं तो ये सिलेबस के बियॉन्ड बहुत लंबा चौड़ा कहानी चला जाएगा, आपके सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर डेफिनेटली, अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं जो कि नॉर्मल थॉट प्रोसेस है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी तो इसको सोचा ही होगा ना, सोच हाँ के इस पे काम किया होगा, अपना अपना लॉजिक दिया होगा, अपना अपना हाइपोथेसिस दिया होगा। तो इसके अंदर क्या चल रहा है इसको लेकर बहुत तरह के हाइपोथेसिस हैं, ठीक है? दिखता किसी को नहीं है। अब जिस हाइपोथेसिस का रिजल्ट आपको मैच कर जाए इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू से, जो कि प्रैक्टिकली एमीटर में मेजर हो रहा है, उस हाइपोथेसिस को हम लोग करेक्ट मान लेंगे। यही तरीका है, साइंस ऐसे ही डेवलप होता है। हाँ सर। यस। तो मोर और लेस ये कहानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जैसा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ चुके होगे, हीट तो हो चुका है शायद ना? हाँ यस। सर। कि रैंडम मोशन होता है, कोलिजन होता है, ऐसा कुछ होता है। एट द एंड ऑफ द डे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल को मैच करना चाहिए। अगर मैच करता है तो जो सेट ऑफ हाइपोथेसिस लेके ये काम करना शुरू किया था उसको हम ट्रू मान लेंगे, और उसको हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं, ठीक है? यस। तो वैसे ही इसके अंदर चार्ज का मोशन कैसा हो रहा है इसको लेकर बहुत तरह के हाइपोथेसिस हैं। जैसे काइनेटिक थ्योरी में भी काइनेटिक थ्योरी कंप्लीट सच नहीं है। काइनेटिक थ्योरी केवल और केवल वैलिड है मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, वो भी आइडियल गैसेस के लिए, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जैसे ही मोनोएटॉमिक नहीं होता है तो फिर मैक्सवेल का रूल आ जाता है, और भी बहुत चीजें हैं। बट हाँ, अप टू सम एक्सटेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का हाइपोथेसिस भी कुछ रिजल्ट को टेस्टिफाई करता है, इसलिए पढ़ते हैं। तो ठीक वैसे ही इसको लेकर भी बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं। जस्ट मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, उसके चक्कर में पढ़ने का नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग हाइपोथेसिस भी है एक दूसरे को, तो वो सब अभी भी स्टिल अ मैटर ऑफ रिसर्च है। लेकिन ये पक्का है, फाइनली मोरल ऑफ द स्टोरी, कि सिंस करंट का वैल्यू एमीटर में एक कांस्टेंट रीडिंग है, इसका मतलब है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ये पक्का है। इसका रीजन हमें पता हो या नहीं पता हो ये दूसरी बात है, लेकिन करंट का वैल्यू कांस्टेंट मिल रहा है, इसका मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के पास, फ्री इलेक्ट्रॉन, उन सब का मोशन एक्सेलरेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है और कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है। क्लियर? यस सर। यस। उसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड टर्म समझ आया? यस। अच्छा, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड वो हाइपोथेटिकल स्पीड है, मतलब आपको समझाने के लिए, डेफिनेशन वाइज तो ठीक है, कुछ भी लिखेंगे हम लोग वो बाद में देखेंगे। तो आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो स्पीड है
जिस स्पीड से कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एज्यूम्ड टू बी अंडर मोशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट कांस्टेंट करंट, जो कि एमीटर दिखा रहा है। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सो एक चीज देखना था मुझे, देखना इन द सेंस की डायग्राम ड्रॉ करेगा, डायग्राम मिल जाए तो काम चलेगा। जैसे ऊपर वाले डायग्राम को ही मैं दोबारा ऐसे रिड्रॉ करता हूं, तो मैं इस बात को थोड़ा सा आप लोगों के समझने के लैंग्वेज में ऐसा कह देता हूं कि यहां पर ये एक एमीटर है। एमीटर क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग, बट इतना तो आप लोगों को भी पता है ना कि करंट मेजर करता है। हाँ सर। हाँ sir. हाँ, यहाँ पर एक एमीटर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो करता हुआ दिखाई देगा, है ना, घूम के। ठीक है, ऐसे फ्लो करता हुआ दिखाई देगा। तो इस एमीटर की रीडिंग अगर आई है, ये कंडक्टर का लेंथ अगर L है, ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिख रहा है, इसका लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया S है, तो लेंथ L है, ये ज्योमेट्रिकली फिक्स्ड है, मतलब मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिलेंडर का लेंथ ये तो मेजरेबल क्वांटिटी है ना, हाँ, इसमें हाँ सर। कोई हाइपोथेसिस नहीं है। करंट आई फ्लो कर रहा है, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसमें भी कोई हाइपोथेसिस नहीं है। और Yes. सेक्शनल एरिया एस है, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं है। तो अगर मैं इन सबको मिला दूं तो देखो, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, इस पूरे कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मान लो कैपिटल N है। तो देखना, कैपिटल N अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू एरिया ऑफ कंडक्टर, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं। Yes. इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक दूसरा टर्म डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी। तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट सरफेस एरिया, इसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। एक वर्ड है ऐसे, करंट डेंसिटी। और ये करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इलेक्ट्रिक करंट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जस्ट एक नया डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया को हम करंट डेंसिटी, एक नया वर्ड बताया। इन दोनों को अगर हम ध्यान दें कि अगर हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा, ये बैकवर्ड कैलकुलेशन से बता सकते हैं। हाँ सर। समझे या नहीं मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. समझा। पक्का? सर आप और हाँ सर। सकते हैं?
एक बार फिर से, जैसे करंट आई मुझे मालूम है, एमीटर बता दिया। करंट क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। हाँ तो अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, चलो को मैं साथ साथ लिखते ही चलता हूँ, कॉमन सेंस है। इलेक्ट्रिक करंट ये हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, ऐसा समझो, है ऐसा। हाँ सर। इस कंडक्टर के पास जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा? कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ऐसा होगा। Yes. हाँ सर। अब अगर मैं अपने मन से मान लिया कि वीडी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहां से यहां तक, एक एंड से दूसरे एंड तक, तो जो dt मेरा होगा, ये dt क्या होगा? dl अपॉन ये ड्रिफ्ट स्पीड vd, Yes. समझे Yes. कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, और नहीं तो थोड़ा सा और इसको ठीक कर देता हूँ, रुक जाओ। इसको dq बाई dt बोलने से अच्छा, मतलब बोल सकते हैं लेकिन आपको समझने में आसानी हो, तो एवरेज वैल्यू के लिए टोटल चार्ज q अपॉन टाइम टेकन t, ऐसा बोल सकते हैं। टोटल जितना चार्ज है वो कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में अगर t टाइम लगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? q अपॉन t। यस सर। अच्छा, q को मैं लिख दूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन टाइम t। यस। अच्छा, यस। मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और टाइम t को लिख देता हूँ लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड। हाँ सर। हाँ सर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन लेंथ l इनटू ड्रिफ्ट स्पीड, दिस इज करंट I। हाँ सर, तो फिर ड्रिफ्ट Yes. स्पीड आ गया। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। अब इस करंट I को अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दूं, तो करंट I अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया S, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन लेंथ L इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया S इनटू VD। यस सर। यस। I अपॉन S ये मेरा करंट डेंसिटी हो जाएगा, और ये हाँ सर। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अगर ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दिख रहा है ये टर्म, हाँ सर। n अपॉन ls, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यस सर। हाँ सर। तो ये जो टर्म है n अपॉन ls, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ ना। यस। यस। जिसको मैंने स्मॉल n लिखा था, तो स्मॉल n इंटू ई इंटू वी डी, ये एक फॉर्मूला हुआ जो इसमें चैप्टर में थोड़ा बहुत आप लोगों को यूज होगा। इसको हम लोग बोलेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, यस। कॉपी कर लीजिए इसको।
10 हो गया सबका? सर एक ही मिनट। हो गया सर। हो गया सबका? हाँ सर। अच्छा, अब एक तो और डायग्राम उल्टा होगा ना? क्या बोल रहे हो? तो डायग्राम उल्टा होगा ना, मतलब करंट और मतलब ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन का सेम वेलोसिटी और डायरेक्शन। करंट का सेम हाँ डायरेक्शन है। हाँ नहीं, ये मतलब इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया है ना, ये पॉजिटिव चार्ज का दिया है, समझ रहे हो? ओके सर, हाँ सर। नेगेटिव अच्छा, चार्ज ओके इधर सर, जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, समझे? समझा सर। एक और मतलब ये भी थोड़ा सा अभी थ्योरेटिकल है, शुरू का पोर्शन थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन है बहुत मजेदार, बट उतना डीप पढ़ना नहीं है, ये आयरन नहीं है। अदरवाइज एक टाइम आता है रिलैक्सेशन टाइम, तो क्या लिख दूं? ड्रिफ्ट स्पीड एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस सब का कोई फिजिकली मतलब वो दिखता तो है नहीं ना, वैसा वाला कहानी है। सो ड्रिफ्ट स्पीड एंड रिलैक्सेशन टाइम, अगेन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो कि इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो ऐसे सोचो कि कंडक्टर में बैटरी लगाने से पहले मैंने कहा कि सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में हैं, मैं नहीं कहा? हाँ सर, आप। यस सर। और ये मतलब आप लोग भी मानते हो ऐसा है रैंडम मोशन में? तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में हैं, इन सब का वेक्टर सम जरूर 0 होगा। हाँ सर। यही वही काइनेटिक थ्योरी वाली कहानी हो गई ना, वेक्टर सम जरूर 0 होगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट खुद से कंडक्टर के अंदर करंट रहता। कॉमन सेंस है, बोलिए। यस सर। अच्छा, तो सपोज ये कंडक्टर के अंदर जो खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे हैं, इन सब का जो वेलोसिटी है, पहली बात तो अलग अलग वेलोसिटी है, यू आई लिख देता हूं, अलग अलग वेलोसिटी है। इस सब का वेक्टर सम फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन लिखा था ना, ये वैल्यू जरूर 0 होगी, है ना? हाँ सर। अब ये वैल्यू जरूर 0 होगी, लेकिन स्विच दबाते ही करंट फ्लो होने लग जा रहा है, तो ये रैंडम मोशन वाला सब कुछ कहानी तुरंत से ये ऊपर ड्रिफ्ट स्पीड वाले कांस्टेंट वेलोसिटी को मैच कर गया। ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है, समझ रहे हैं आप? हाँ सर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली जा रहा है, उसमें जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, सब पर फोर्स लगा, आपस में कोलिजन, ये सब कहानी होके ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो की कहानी है,
कि सब ड्रिफ्ट स्पीड से जाने लगा, ये सब कहानी होने में टाइम लगा होगा ना, ये सब कहानी होने में टाइम लगा होगा। हाँ Yes. अच्छा, तो इन जनरल ध्यान से समझना सब लोग, ये बड़ा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। फर्क सिर्फ ये है कि उतना टाइम नहीं है, नहीं तो और माइन्यूट डिटेल में जाते, बट फिर भी कोशिश करता हूँ समझाने की। और फिर कह रहा हूँ बुक में नहीं मिलेगा, बुक ढूंढ के नहीं मिलेगा, मतलब बुक में तो है ही, लेकिन आप पढ़ने बैठोगे वो समझ में ही नहीं आएगा, वो कहानी यहाँ लिखी होगी। अगर मैं कॉमन सेंस से देखूं तो थोड़ी देर के बाद हर एक मतलब किसी ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अपने नॉर्मल काइनेमेटिक्स के हिसाब से बोलिए। हाँ सर। हाँ अच्छा, एक्सेलरेशन को मैं लिख दूंगा माइनस साइन के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पे ऐसा कर दिया, समझ आया ये बात ना? Yes. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। नो सर। No. अब ये तो हाइपोथेटिकल है अज्यूम करना, ऐसे ऊपर जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने बताया तो उस समय क्या है, ये एक हाइपोथेटिकली हमने अज्यूम किया कि जो कैपिटल एन नंबर इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसी कांस्टेंट वेलोसिटी ड्रिफ्ट स्पीड से जा रहे हैं, ऐसा है। जबकि ये एक्सप्रेशन सजेस्ट करता है कि अलग अलग टाइम पर सबकी अलग अलग वेलोसिटी होगी। ये एक्सप्रेशन तो यही सजेस्ट करता है ना। हाँ सर। तो इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करता हूं कि इट इज एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम इंटरवल। चेंज नहीं हो रहा है मतलब कांस्टेंट है। करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ या ना? हाँ Yes, sir. अब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कांस्टेंट है वो सारे इलेक्ट्रॉन का सेम है, ये कह के मैं ऊपर बढ़ गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सारे इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट है बट एवरेज ये है, हाँ sir. तो भी मुझे वही रिजल्ट मिलेगा ना। हाँ sir. तो भी तो मेरा करंट का वो वाला आई जस्टिफाई होगा, होगा। हाँ sir. तो ड्रिफ्ट स्पीड को अब हम डिफाइन करते हैं कि एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कांस्टेंट आ गया मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सही है। क्लियर? सोच के देखिए। हाँ sir. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखिएगा 1/n कॉमन, ये हो जाएगा समेशन ऑफ यू आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस, ये पार्ट समझना है, ई सबके लिए कांस्टेंट दिख रहा है, स्मॉल ई सबके लिए कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके लिए कांस्टेंट है। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम वेरी करेगा। ठीक है, ये जो टाइम है दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ये सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है ये तो जीरो होगा, अभी ऊपर देखा था हमने, हाँ सर। Yes sir. ये टर्म जीरो हो गया, तो ये टर्म जीरो हो गया। तो अब थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं,
जो ड्रिफ्ट स्पीड वेलोसिटी हो गई, इसको मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ ई इंटू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू समेशन ऑफ टी आई from I is equal to n 1 to n divided by n, ऐसा लिखेंगे। और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कांस्टेंट होना है, जो कि हमारा सजेस्ट करता है करंट का वैल्यू, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है। सो इस ड्रिफ्ट स्पीड को डिफाइन करने का एक दूसरा अप्रोच ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो भी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ, टाउ एक सिंबल है, इस टाउ को हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इंडिविजुअल रिलैक्सेशन टाइम कुछ भी हो, अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है किसी भी कंडक्टर का, इसका मतलब है कि हमारा ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं इस थ्योरी के हिसाब से जाऊं तो एक नया टर्म मुझे क्वाइन करना पड़ेगा, ये रिलैक्सेशन टाइम वाला। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस इस थ्योरी का नहीं है, बट हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरी जो पहले बताया कि ड्रिफ्ट स्पीड इज अ हाइपोथेटिकल स्पीड विथ व्हिच ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर आर assumed to be moving in order to justify the current which is being measured by ammeter। वो एक डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन नहीं, एक तरीका हो गया ड्रिफ्ट स्पीड को बताने का। और ये एक दूसरा तरीका हो गया ड्रिफ्ट स्पीड को बताने का कि ड्रिफ्ट स्पीड इज एवरेज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोर प्रिसाइजली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सबका हुआ? यस सर। अब देखो, अब ऐसे देखते हैं इन दोनों बातों को, मतलब ड्रिफ्ट स्पीड यहाँ और ऊपर, तो करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन हम लोगों के पास है। अभी देखो, लिखना मत, थोड़ा बहुत चेंजेस करूंगा। क्या रिलेशन ऊपर था? J इज इक्वल टू स्मॉल n, जल्दी बोलो, इंटू E इंटू VD, ऐसा था? हाँ सर। पक्का? तो यहां से मैं I को क्या लिखूंगा, करंट को, N इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया S इंटू E इंटू VD लिखूंगा। हाँ सर। अच्छा, N को मैं लिख दूंगा कैपिटल N, ध्यान से देखना, कैपिटल N अपॉन S इंटू L, ऐसा लिखूंगा, इंटू S इंटू E इंटू VD। बोलो हाँ या ना? स्मॉल n क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। यस। अच्छा, सो ये हो गया मेरा n इंटू E। अब ड्रिफ्ट स्पीड का मैग्नीट्यूड हमने ऊपर देखा, यहाँ पर कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये ओवरऑल मैग्नीट्यूड है इसका। और यहाँ का एक लेंथ ऑफ कंडक्टर L, ये दिख रहा है आपको? यस। यस। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन L को क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ सर। हाँ सर। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L, ऐसा होता है। सर पोटेंशियल तो E इंटू एल होता है। हाँ, V इज E इंटू L, तो E इज V बाई L ना? हाँ सर। हाँ या ना? यस सर। सो N इंटू E, E यहाँ भी है, E यहाँ भी है, तो E स्क्वायर कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लेंथ L का स्क्वायर, दिख रहा है? हाँ सर। यहाँ तक हाँ कोई? सर दिख रहा है। हाँ सर। और इंटू ये जो भी रिलैक्सेशन टाइम है वो हो गया, ये हमारा करंट हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, है ना? एक मिनट, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो I इज इक्वल टू, जस्ट ऐसे ही एक बार और फाइनली, डेल्टा V अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम T, ऐसा कुछ I हो गया।
हाँ सर। हाँ सर। तो जस्ट ऐसे बता रहा हूं मैं कि ये नीचे वाला जितना टर्म है ये सब कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, डेंसिटी, ये सब, ये आई मीन कंडक्टर के मटेरियल और ज्योमेट्री का कांस्टेंट दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है तो कांस्टेंट which depends on material and geometry. कोई डाउट किसी को? Yes, sir. नाइस। तो एक्चुअल में यही रेजिस्टेंस है। वो जो छोटा सा रेजिस्टेंस देखते हो ना, आर लिखा हुआ, वो यही सब है और यही ओम्स लॉ है। ये फॉर्मूला नहीं है, ये आपको फॉर्मूला की तरह याद नहीं करना है। जस्ट एक मैं बता रहा हूं कि साइंस डेवलप कैसे करता है। तो डेवलप कैसे करता है मतलब, ये जो ओम्स का लॉ है आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो ओम ने करके दिया। उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है कि क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या है नहीं है, इस पूरी कहानी से कोई मतलब नहीं है। वो एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है जिससे कि आई की वैल्यू V/R आती है ना? हाँ सर। Yes, sir. जिससे कि आई की वैल्यू इतनी आती है। अब ये आपका जो थ्योरेटिकल डिस्कशन होके बहुत सारे जम्पशंस ये सब लेके जो मिला, ये भी यही सजेस्ट करता है। तो कोई पूछेगा ओम्स लॉ का डेरिवेशन, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इसको ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन है, क्योंकि ओम्स लॉ तो एक्सपेरिमेंटल लॉ है ना, हाँ सर। है ना? तो ओम्स लॉ वैसे ऑल टुगेदर सेपरेट चीज है, बट ये भी, ये जो डिस्कशन इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं, ये भी मोर और लेस ओम्स लॉ को ही सजेस्ट करता है ना? हाँ Yes, sir. तो ये जो मैं अभी जो कुछ भी बताया, ये बुक वगैरह में मुश्किल है मिलना, लेकिन आपको समझाने का ये पर्पस था कि ऐसा नहीं होता है साइंस में कि जिसको जो मन आया लॉ दे दिया। हर लॉ का एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी होना चाहिए, थ्योरेटिकली करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई फ्लॉ, तब जाके लॉ बनता है। ठीक है? तो इसको मैं बोल सकता हूं थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑफ ओम्स लॉ। अब ऐसा कोई टर्म नहीं है, मैं ये सोचा था इसका क्या नाम दूं, तो मैं लेता हूं थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑफ ओम्स लॉ। इसका ये मतलब नहीं है कि यही वाला डिस्कशन करेक्ट, मतलब ये एक थॉट प्रोसेस है, ऐसे बहुत सारे हैं। एक और थॉट प्रोसेस है इसके अंदर, बता देता हूं। एक साइंटिस्ट लोगों ने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे मूव कर रहा है। तो वो थॉट प्रोसेस ऐसा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, इसके अपोजिंग फोर्स, जैसे विस्कोसिटी वगैरह में नहीं होता है, तो इसके अपोजिट एक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है वो लग रहा होगा, और ये दोनों मिला के नेट फोर्स 0 कर रहा होगा। तब जो टर्मिनल स्पीड आई होगी वो टर्मिनल स्पीड आपका ड्रिफ्ट स्पीड है। कुछ याद आ रहा है? इसमें पढ़े होगे विस्कोसिटी में। हाँ सर। हाँ सर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में मूव करता है तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल एक अपोजिंग स्पीड क्रिएट होता है। हाँ सर। Yes. हाँ सर। अब अपोजिंग फोर्स, और वो अपोजिंग फोर्स जब ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाता है तो फिर वो तब उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी वेलोसिटी, कांस्टेंट हो जाती है, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी टर्मिनल कहते हैं। वेलोसिटी। हाँ सर। हाँ सर। ठीक वैसे ही एक दूसरा साइंटिफिक आई मीन थ्योरेटिकल डिस्कशन इसका ऐसा भी है कि रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिया, सबकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ये भी सही है, बट वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये विस्कस फोर्स के जैसा एक अपोजिंग फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है।
तो वो जब E इंटू ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मैच कर जाता है, तब वो जो वेलोसिटी आती है उस वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और वो मैच करने में सबको अलग अलग टाइम लगता है ना। तो वो हो गया आपका रिलैक्सेशन टाइम। समझा। हाँ सर समझा। हाँ चमका। पक्का। तो ये सब थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इसका कोई सब्जेक्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करने से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट जितना मैं बोला इतना कम से कम एक इंक्विजिटिव ब्रेन में चलते रहना चाहिए। अदरवाइज प्रॉब्लम तो वो V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, ये सब तुम लोग करते रहोगे, वो भी जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। डन सर। हो गया सबका? यस। आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ। ठीक है। सो V इक्वल टू IR सबको मालूम है, बहुत ज्यादा मैं उस पर स्ट्रेस नहीं डालता। नाउ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। सो सिमेट्रिकली ये ओम्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये उसका सेटअप है। इस सेटअप को एक बार ध्यान से देखो। ये वेरिएबल वोल्टेज है, तो यहां से V चेंज किया। ये एमीटर है, एमीटर की रीडिंग ली उसने। ठीक है। ये वोल्ट मीटर है जो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। ये जो रियोस्टेट है, रियोस्टेट का मतलब है कि ये एक वायर है सपोज, तो इस वायर का कितना लेंथ सर्किट का पार्ट है। जैसे इधर देखो ध्यान से, ये डायग्राम उतना सही नहीं है। ये रियोस्टेट अगर यहाँ पर है, यहाँ पर, तो करंट कैसे गया, तो आई मीन इतने लेंथ ऑफ कंडक्टर से करंट गया। मतलब यहाँ पर आपका कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो करंट का फ्लो कैसा होगा,
यहाँ से ऐसे, यहाँ इंसुलेटिंग मटेरियल तो इसके आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, डायग्राम ठीक से बनाया नहीं है, फिर ऐसे करंट का, ये करंट का ये आपका डायग्राम है। ठीक है, इसको आगे लेते जाएंगे तो ये जो लेंथ ऑफ वायर है विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। समझ रहे हो? ये जो वायर का लेंथ, तो ये लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो इस तरह से जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करके, रियोस्टेट को आगे पीछे करके, लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करके ताकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद इन लोगों ने वो जो इनका V = IR जो पाथ ब्रेकिंग लॉ है, किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल बढ़ाने से उसमें करंट इंक्रीज होता है, ये वाली कहानी इन लोगों ने डिराइव करी, जिसको हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो V = IR मैं नहीं लिखता हूं, मैं जो सिखा रहा हूं वो देखो। तो इस तरह से जो ग्राफ ड्रॉ किया करंट और वोल्टेज का, वो कुछ ऐसा मिला। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया, इस ग्राफ में ये वाला जो पार्ट देख रहे हो tan थीटा, फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला अपनी जगह, वो तो आपको आता है, सीख लेंगे। ये जो पार्ट है इस ग्राफ में tan थीटा, ये tan थीटा क्या है? I/V है, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। मतलब वोल्टेज बढ़ाने से करंट में कितना इंक्रीमेंट हुआ? है ना? Yes, sir. तो जो हमारा इक्वेशन है V = IR, इस इक्वेशन से I/V क्या होगा? 1/R होगा इसको कंडक्टेंस कहते हैं। सुना है आप लोगों ने? हाँ सर। कंडक्टेंस इज 1/रेजिस्टेंस। ठीक है, और बाकी वो लेंथ वेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करके, रेजिस्टेंस R इज ρ×L अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया S। इसमें रो को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, हाँ सर। रो कंडक्टिविटी है, सॉरी रो रेजिस्टिविटी है, गलत बोल दिया। हाँ सर, रेजिस्टिविटी होगी। हाँ, रो रेजिस्टिविटी है, रो का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाएगा। और ये जो सिग्मा दिख रहा है ये कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस है। रो को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये जो रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी चूंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, है ना? तो ये भी इंपिरिकल रिलेशन है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं। रो इज ρ0 into 1 plus alpha delta t. तो similarly going by the same, R is equal to R0 into 1 plus alpha delta t. तो रेजिस्टेंस बेस्ड थर्मोमीटर जो होते हैं ना, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का नाम सुना होगा, उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है कि टेम्परेचर बढ़ाता है और टेम्परेचर बढ़ा के एमीटर की रीडिंग मेजर करता है, और एमीटर के रीडिंग से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से टेम्परेचर। समझ रहे हो? तो ये एक्चुअल में टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है। थोड़ा बहुत हीट एंड थर्मो में सर ने बताया होगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसका प्रैक्टिकल यूज है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। नाम सुना है?
So in general, with the increase in temperature, resistance of a conductor is assumed to be increasing linearly, और उसका जो coefficient of increase है जो भी, उसको thermal coefficient of temperature resistance है, उसको जैसे heat and thermo में नहीं कहते थे coefficient of thermal expansion, याद है? तो उसी के जैसा ये है, नया कुछ भी नहीं। ये इंपिरिकल रिलेशन है। These all are empirical relation. Empirical relation मतलब एक्सपेरिमेंटली डिराइव हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो ये सब थ्योरेटिकल डिस्कशन है। यहाँ के बाद आपका वो अब पढ़ाऊंगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो सब शुरू हो जाएगा। V = IR फलाना ढेकाना, जिसका बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए यूज है। बट हाँ, इतना थ्योरी जानना जरूरी था इसलिए बता दिया। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। Done, sir. हो गया, हो गया। हाँ सर, हो गया। Yes. अब फटाफट अभी जो पढ़ाया उस पे बेस्ड छोटा छोटा 2-4 क्वेश्चन, क्योंकि जेई मेंस में पूछता है भाई, एडवांस में तो नहीं बट मेंस में ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने, ड्रिफ्ट स्पीड और ये सब, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, कुछ नहीं कर सकते।
होता बहुत चिंदी है, बट वन टाइम जॉब है, करना तो पड़ेगा। तो 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ। तो फर्स्ट इसको जितना जल्दी जल्दी करोगे उतना फटाफट ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। और एक आध क्वेश्चन है जिसके साथ छोटा थोड़ा बहुत मुझे थ्योरी भी सिखाना है, बट वो क्वेश्चन के थ्रू ही सीखेंगे। बीच में मैंने स्किप किया है, उसको स्किप नहीं किया है, एक्चुअल में थ्योरेटिकल डिस्कशन उतना ज्यादा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी कीजिए, जैसे ही हो जाए आंसर बताइए। ये क्वेश्चन भी जानबूझ के दिया हूं, इससे भी एक छोटी सी चीज सीखेंगे। Done, sir. क्या आंसर आया? बोलिए कुछ क्या? 7 into 10 raised to -7 कुछ तो है। कितना? बोलो बोलो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, कुछ नहीं है, सर बहुत कुछ 7 into 10 raised to -7 कुछ तो है। हाँ, हाँ सर 7.3 into हाँ 10 सर। -7 0.735 माइक्रोमीटर, दैट हाँ इज सर 10 raised to हाँ सर 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आया आंसर। हाँ सर हाँ सर। हाँ मैं इसके थ्रू जस्ट एक बात कहना चाह रहा हूँ कि थ्योरेटिकली भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, बहुत धीरे 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 चलता रहता है। वो ऐसा नहीं कि एकदम करंट के जैसा फास्ट मूव कर रहा है लगता है। ये माइंड में एक परसेप्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एनिमेशंस और कहीं कहीं देखते होगे ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं है, बहुत धीरे 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 मूव करता रहता है। ये एक आई मीन प्रैक्टिकल वैल्यू है, ऐसा ही होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। एक और क्वेश्चन देता हूं जिसके थ्रू थोड़ा सा थ्योरी भी देखने की कोशिश करेंगे। इसमें टाइम भी पूछा है ना? हाँ सर। हाँ, टाइम कितना है बताओ।
सर इसको बस लेंथ से लेंथ हाँ कितना आया, वैल्यू जब इम्पोर्टेंट है तो मैं बोला ना इसके साथ कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन मुझे करना है इसके लिए। 1.36 into 10 raised to 10. ये आएगा 431 ईयर के आसपास, 431 ईयर्स। समझ आ रहा है इन दोनों बातों से कि कितना कम स्पीड होता है? हाँ सर। हाँ सर। Yes. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन वो कारवार के जैसा मत समझो, ये बहुत धीरे 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 अपनी जगह पे मूव करता रहता है, क्योंकि कंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहते हैं, इसीलिए करंट की वैल्यू सिग्निफिकेंट दिखती है। अदरवाइज कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन एकदम धीरे धीरे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके थ्रू सॉल्व तो कर लोगे 1 और 2 इसमें से, बट इसके थ्रू एक छोटी सी चीज भी सिखाऊंगा इसलिए दिया। लिख रहा है? हाँ हाँ सर। कोशिश कीजिए।
डन सर। हो गया, ABC तीनों हो गया, बोलो। A, B और C यस सर। क्या? A का तो आ गया होगा आंसर, हाँ सर। हाँ सर। कैसे आया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन, यस सर सर। ठीक है। तो हाँ, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, बता दो क्या आंसर आया। सर 4 ही है। 4 वोल्ट्स में 4 वोल्ट पर मीटर, ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। इसमें कुछ मैं देख नहीं रहा, मैं तुम लोग की बात। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाय आई बाय I/S। क्या आया इससे? 2.5 into 10 raised to 6। 2.5 5 into 10 raised to माइनस -8 यस सर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा? थर्ड वाला सर 10 raised to 6 आएगा। हाँ सर 10 रेज़ टू 6। हाँ सर 6 होगा सर। तुम लोग ही बोल रहे हो, मैंने ये कैलकुलेशन किया। माइनस ऊपर आएगा भी। माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। हाँ सर। हाँ 6 आएगी। ठीक है। कंडक्टिविटी मिला या नहीं? हाँ सर। क्या मिला? 1.6 into 10 raised to -6। कैसे निकाला? सर R into A by L। उसका रेसिप्रोकल। हाँ, रेजिस्टिविटी। देखो, आप लोगों ने ऐसे निकाला, मैंने जानबूझ के दिया एक चीज के लिए। रेजिस्टेंस R इज ρL/A, ऐसा होता है। तो रेजिस्टिविटी इज R into A/L। सो कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल, ऐसे ही किया बेटा। हाँ सर मैंने रेजिस्टिविटी हाँ निकाली सर। सर। सो कंडक्टिविटी इज लेंथ L अपॉन R into A। एरिया दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, एरिया, लेंथ और करंट, इतना कुछ दिया हुआ है। तो लेंथ, एरिया मालूम है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से R निकाल लिया और ये वैल्यू पुट कर दिया, ये आंसर आ गया। ऐसा ही किया होगा सबने। हाँ हाँ सर। यस सर। अब एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसिडरेशन। मैंने क्या कहा था कि थ्योरी अपनी जगह और प्रैक्टिकल और आई मीन फॉर्म प्रॉब्लम सॉल्व करना अपनी जगह। अब एक मैं आपको कंडक्टिविटी का एक थॉट प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ऊपर देखे थे हम लोग, देखिए हाँ, ये सब कहानी ऐसा कुछ किया था ना, I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन ऐसा कुछ, ये सब, या उससे भी ऊपर J के टर्म में अगर करें, और थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, ये तो ड्रिफ्ट स्पीड हो गया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिएगा, एक दूसरा जो अल्टरनेटिव अप्रोच है वो आपके दिमाग में थ्योरेटिकली बैठाना चाहता हूँ। ये जो हम लोगों को मिला है J इज इक्वल टू, देखिएगा, करंट डेंसिटी J, देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। बोलिए, नहीं समझे? करंट डेंसिटी J में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। हाँ सर।
तो करंट डेंसिटी J इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यही कंडक्टिविटी है ना? देख लो, इससे भी यही आंसर आएगा। मतलब अब आंसर तो आप लोग चेक कर लो, आप लोगों को जो भी आया है। हाँ सर वही है। जे और ई निकाल चुके हो पहले आप लोग, ए और बी में, हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो जे और ई के बीच का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है यही कंडक्टिविटी है। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है? हाँ सर। हाँ आगे बढ़े। यस। ठीक है। अब रेजिस्टेंस R इज रो L बाई A, ये सब आपको मालूम है। मैं जस्ट वो ढूंढ रहा हूँ सिविल क्वेश्चन, तो उसको यूज करके सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन देता हूँ, 2 सेकंड का टाइम दो, कहाँ मिलेगा? बस 2 सेकंड, 2 सेकंड। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए जहां तक मुझे याद है। हाँ, 10। एक इसको सॉल्व कीजिए, थर्ड वन। तो थर्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? Yes. यस सर। जल्दी सॉल्व कीजिए।
डन सर। क्या आंसर आया? रो एल बाय पाई ए बी। रो एल बाई पाई ए बी, हाँ करेक्ट आया, वेरी गुड। कैसे किया? सर आपने एक बार जीएस में बताया था कि जब वो लीनियरली इंक्रीज करता है तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाता हाँ, तो एरिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, बताया था। है। हाँ हाँ सर। सर, तो उसको यूज करेंगे। तो उस कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। सबको मालूम है ये? अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होता तो मैं रो इंटू एल अपॉन एरिया लिख देता। दिक्कत यहाँ कहाँ पर है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, यही प्रॉब्लम है ना। तो मैंने आप लोगों को कभी एक बार बताया था कि अगर रेडियस लीनियरली इंक्रीज करता है, if radius increases linearly, then r square या क्रॉस सेक्शनल एरिया, then क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर आर स्क्वायर का टर्म बोल दो, इंक्रीजेज ज्योमेट्रिकली इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सब लोगों को ये बात पता है या कोई ऐसा भी है जिसको नहीं मालूम है इसमें? तो वहां से जो इस एरिया की एवरेज वैल्यू मिलेगी पाई आर स्क्वायर, वो पाई ए बी हो जाएगी। तो हम आंसर इसको सीधा सीधा बोल देंगे रो एल अपॉन पाई ए बी। ये एक मेथड है सॉल्व करने का। अगर नहीं तो नॉर्मल मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने का मतलब है कि अगर हम यहां से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का कंडक्टर लें तो उसका रेडियस हो जाएगा a प्लस x into tan theta which is b minus a by l। ये समझ में आया? r एज अ फंक्शन ऑफ x। हाँ सर। तो अगर ये r एज अ फंक्शन ऑफ x समझ आ गया तो सेकेंड मेथड से इसको ऐसे कर सकते हैं। मेथड 2, तो जो इसका रेजिस्टेंस dr होगा उसको लिख देंगे रो l विच इज dx अपॉन एरिया दैट इज पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर, वहां का क्रॉस सेक्शन। और उस स्मॉल r को लिख देंगे रो अपॉन पाई इधर dx, और इसको लिख देंगे a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई l इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ये देखने में टर्म बड़ा लग रहा है बट वैसा कुछ बड़ा नहीं है। फिर दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ये मुझे मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R इज रो अपॉन पाई इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन दिस मच दैट इज a प्लस, वो देखने में ऐसा लग रहा है b माइनस a बाई एल, कुछ भी है कांस्टेंट ही है ना, इसका होल स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू l पुट कर देंगे। तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, ये सब करने के बाद देखोगे आ जाएगा रो इंटू एल अपॉन पाई ए इंटू बी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको जिसको करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।